नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी इन्वेस्टर्स की उस सीरीज में जिसका नाम है बेसिक ज्ञान। और आज हम बात करने वाले हैं IPOs के बारे में। जी हाँ, क्योंकि IPOs में इन्वेस्ट करने से पहले बिना आवश्यक जानकारी के यदि आप निवेश करते हैं तो आपको घाटा भी हो सकता है। आपके पास काफ़ी क्वेरीज होती है IPOs को लेकर कि IPOs कैसे बनते हैं, इनका प्राइस बैंड क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, IPO का पूरा मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी सार्वजनिक प्रस्ताव। किन परिस्थितियों में कंपनियों को अपने शेयर्स मार्केट में बेचने होते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट बेसिक ज्ञान में जाकर क्या होते हैं शेयर्स का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जो किसी कंपनी को शेयर बेचने पर मजबूर करती हैं। कई बार IPOs के माध्यम से हम लोगों को या शेयर धारकों को काफ़ी फायदा हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग कंपनियों से सीधे शेयर खरीदते हैं। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि हम लोग जब कोई शेयर खरीद या बेच रहे होते हैं तो उसको आपस में ही खरीदते बेचते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी शेयर का क्रेता हूं और मुझे एक शेयर की ज़रूरत है, तो मैं ब्रोकर के माध्यम से डिमांड डालूंगा और आप उसी शेयर को बेचना चाह रहे हैं। अगर हमारा आपका रेट बराबर बैठ रहा है तो मैं शेयर सीधे आपसे खरीद लूँगा। लेकिन IPOs के केसेस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसमें हम लोग सीधे कंपनी से ही शेयर खरीदते हैं, जिससे कई बार ये हम लोगों को काफ़ी सस्ते रेटों में अवेलेबल हो जाता है, तो इससे हमको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। IPO लाने के बाद कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो जाती हैं। ये फिर किसी विशेष लोगों या विशेष पार्टनरशिप की कंपनियां नहीं रह जाती है, जबकि ये जनता की कंपनी हो जाती है। और IPO ही कंपनियों में, क्योंकि जब IPO आता है कंपनियों का, तो वो कंपनियां अपना विस्तार करना चाहती हैं, अपना एक्सपेंशन करना चाहती हैं। तो उस विस्तार में जो आपसे पैसा, जो IPOs के माध्यम से पैसा कंपनियों के पास जाता है, उनको वो अपने विकास में लगाती हैं। उसके बाद उनको, जब उनकी कंपनी ग्रो करती है तो वैसे ही शेयर के दाम बढ़ते हैं और शेयर लेने वाले को फायदा हो जाता है। इसलिए IPOs कई बार दोस्तों फायदेमंद भी होता है। लेकिन हर बार IPO से आपको फायदा ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपनियों ने पब्लिक से पैसा जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उठाया है, अगर वो मान लीजिए पूरा नहीं हो रहा है और कंपनी अपना विस्तार नहीं कर पा रही है, तो वही IPO, वही नए शेयर आपको घाटा भी दे सकते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी IPOs में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, IPOs में शेयर लॉट में खरीदे जाते हैं। लॉट का मतलब आप यूँ समझिए कि पूरा एक ग्रुप ऑफ शेयर, कुछ गिनती के शेयर्स आपको एक लॉट में दे दिए जाते हैं और वो पूरी की पूरी लॉट आपको खरीदनी होती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 14 शेयर का एक लॉट बनाया, तो आप उसमें से 2 शेयर कभी नहीं खरीद सकते। आपको पूरे के पूरा लॉट यानी पूरे 14 शेयरों को इकट्ठा खरीदना पड़ेगा। IPOs में कई बार शेयरों के मूल्य भी फिक्स न होकर एक सीमा में होते हैं, जिनके बीच आप अपनी बोली लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपने IPOs को लॉन्च करती है और उसने अपना प्राइस बैंड 97 से 100 रुपये के बीच का रख दिया, तो आपको जो बोली लगानी है वो 97 रुपये से 100 रुपये के बीच किसी भी रुपए पर आप अपनी बोली लगा सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप कभी भी लोअर प्राइस बैंड यानी 97 रुपये पर बोली ना लगाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग 100 रुपये पर लगाते हैं, अधिकतम सीमा पर लगाते हैं, तो उनको शेयर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप भी अगर कभी भी IPO के लिए अप्लाई करें तो हमेशा अधिकतम सीमा पर ही जाकर अपने पैसे को लगावें, जिससे आपको IPO भी आसानी से मिल सके। वैसे तो कंपनियों का मार्केट में लिस्ट होना और IPOs का लाना ये कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया होती है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर हम लोगों को भी इस प्रक्रिया को जानना बहुत ही आवश्यक है। IPO लाने के लिए कंपनियों को सबसे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से एप्लीकेशन देना होता है। ये सेबी ही निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए मार्केट में समय समय पर अपने नियमों में परिवर्तन करती है और नियमों के अनुरूप शेयर मार्केट और निवेशक सबको चलाती है, जिससे कोई भी धोखा होने से बचा जा सके। सेबीज की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए कंपनियां संपर्क करती हैं निवेश बैंक से। आज के समय में लगभग सभी बड़े बैंकों के निवेश बैंक मौजूद हैं, यानी निवेश बैंक की शाखाएं सभी बड़े बैंकों ने खोली हुई हैं और इन्हीं निवेश बैंकों के माध्यम से ही कंपनियों का मूल्यांकन होता है और आवश्यक धन जुटाने में मदद किया जाता है। निवेश बैंक की कंपनियों के बिजनेस, पूंजी और पिछली वित्तीय जानकारियों के हिसाब से लिस्टिंग की कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने में मदद करती हैं और निवेश बैंक के माध्यम से ही सेबी की सभी और औपचारिकताएं भी पूरी हो जाती हैं।
मान लीजिए किसी कंपनी का मूल्यांकन किया निवेश बैंक ने 20,000 करोड़ का, तो और कंपनी अपना केवल 10% शेयर बेचना चाहती है, तो विक्रय मूल्य यानी जो शेयरों का आईपीओ का इशू साइज हम लोग बोलते हैं वो 2,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। मूल्य सीमा मान लीजिए इस निवेश बैंक ने 97 से 100 रुपए के बीच रखा, तो कुल मिला के कंपनी को 20 करोड़ शेयर इशू करने पड़ेंगे। उसके बाद ये निवेश बैंक अलग अलग निवेशकों से संपर्क करते हैं और लॉन्च होने वाले सारे आईपीओज का प्रचार प्रसार करते हैं। आईपीओ में अलग अलग निवेशकों का कोटा होता है, जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी बड़े संस्थागत निवेशक जिसे हम लोग QIB कहते हैं। इनमें म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी और भी बड़े संस्थागत निवेशक जो प्रोफेशनल रूप से आपसे हमारे पब्लिक के पैसे को लेकर और शेयर मार्केट में और आईपीओ में लगाते हैं, उन्हें QIB कहते हैं। इनका अधिकतम कोटा 50% तक का होता है। इसके बाद आता है नंबर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी गैर संस्थागत निवेशक जो बड़े अमाउंट में पैसा लगाते हैं। तो इसमें इस श्रेणी में सभी बड़े गैर संस्थागत निवेशक या इंडिविजुअल निवेशक आते हैं जिनकी पूंजी 2 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। इनका कोटा निर्धारित किया जाता है 15% के आसपास। इसके बाद नंबर आता है हम जैसे छोटे और मझोले निवेशकों का, इनको रिटेल निवेशक कहते हैं। इनका कोटा 35% के आसपास निर्धारित होता है। हम लोग जिस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं वो होती है रिटेल कैटेगरी। आईपीओ में एप्लीकेशन लगभग 3-4 दिनों तक खुला रहता है और इसके बाद 7 दिनों के अंदर अंदर लिस्टिंग हो जाती है। आईपीओ में लेने के लिए हम लोग डिस्काउंट ब्रोकर और यूपीआई की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको शेयर आईपीओ मिल जाएगा तो लिस्टिंग वाले दिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो आपका पैसा रिफंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।